हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आई एम संदीप यादव और आज हम करने वाले हैं एसपी बक्स स्पोर्टिंग एरर्स एक्सरसाइज डी। इससे पहले हम 3 एक्सरसाइज कर चुके हैं एबीसी, और आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज डी होगी। तो बिना देरी करे देख लेते हैं, और कोशिश यही है कि आपके सामने क्लियर इमेज हो, लेकिन यदि क्लियर नहीं है तो जो भी सजेशन मुझे दे पाए वो कमेंट में एक बार दे दें कि मुझे क्या करना चाहिए और बेस्ट अपना थोड़ा क्वालिटी रखने के लिए। देखते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है, रितु विल सरप्राइज्ड एज शी हियर्स द न्यूज़। अच्छा, इन्होंने कहा है कि रितु विल सरप्राइज का मतलब अभी नहीं हुई, आने वाले टाइम में होगा, तो उसकी कंडीशन क्या रख देगी, शी हियर्स द न्यूज़। बस जैसे ही वो न्यूज़ को सुन लेगी वैसे ही, तो सीधा सा मतलब है ये ओपन कंडीशन का पार्ट है। और इसमें जो कंजक्शन हमें दिया गया है वो एज है, जबकि कंडीशन के लिए हम इफ़ कंजक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा इफ़। ये ओपन कंडीशन का पार्ट है जिसमें हम जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लोज है इसे किस में रखते हैं, प्रेजेंट में। ओपन कंडीशन होती है, तो जो हमारी मेन क्लोज होगी वो विल या शैल, कैन या मे में हम यूज़ करते हैं उसे। नेक्स्ट देखिए, आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट। अब ये आपको भी पता है कि 2 पर्सन की जब बात हो रही है, ठीक है, 2 पर्सन की बात हो रही है। आई आस्क्ड 2 persons द वे टू द स्टेशन बट नन ऑफ देम न्यू इट, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं जानता था। अब मेन बात यह है कि नन और नाइदर 2 वर्ड होते हैं। नन जो यूज़ किया जाता है 2 से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा, ठीक है, और जो नीदर होता है मीनिंग दोनों का सेम है, ये 2 के लिए। तो बात यहाँ से क्लियर हो जाती है हमें कि ये जो नन यहाँ पे लिखा हुआ है, नन नहीं आएगा, नीदर आएगा। ये हमारा आंसर होगा। थर्ड देखिए, डिस्पाइट ऑफ अ गुड मॉनसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। ठीक है, चलिए, एक प्रीपोजिशन दी हुई है जो कॉन्ट्रास्ट हमें बताती है, वो डिस्पाइट यहाँ पर लिखा हुआ है। ध्यान रखना, जो डिस्पाइट होता है ना उसके साथ आप ऑफ का यूज़ नहीं करते। डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज़ नहीं किया जाता। अगर ऑफ आपको लिखना है तो इन स्पाइट के साथ किया जाता है, इन स्पाइट। इतना क्लियर है। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ से हमें क्या रिमूव करना है, यहाँ से हम ऑफ को रिमूव कर देंगे, सेंटेंस ये हो जाएगा। या तो ऑफ को रिमूव कर लीजिए या डिस्पाइट को हटा के इन स्पाइट लिख लीजिए, बात वही रहेगी। फोर देखिए, द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट इम्प्रिजन, पहले जेल भेजा गया, एंड वाज लेटर सेंट टू एक्सेल बाय द ब्रिटिश, और बाद में क्या कर दिया गया, देश से निकाल दिया गया। ये जो सेंट इनटू है ना, इनटू नहीं आएगा, डेस्टिनेशन की प्रीपोजिशन टू होती है। क्या होती है, टू। मैंने कहा आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली, तो मैं यहाँ पर गया, इसलिए मैंने किसका यूज़ कर दिया, यहाँ पे टू का यूज़ मैंने यहाँ पे कर लिया। सॉरी, मैं डाटा ऑफ कर देता हूँ ताकि नोटिफिकेशन आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो इनटू हमने लिखा हुआ है सेंड के बाद, इस इनटू को यहाँ से हटाएंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू। नेक्स्ट, हार्डली एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस। इस स्टेटमेंट में जो हार्डली लिखा हुआ है ये नेगेटिव हमारी एडवर्ब है, या एडवर्ब भी है, नेगेटिव भी है, ये भी हम कहते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था, पिछले 2 एक्सरसाइज में आ चुके हैं क्वेश्चंस, कि जब हम किसी एडवर्ब से सेंटेंस को शुरू करते हैं तो वहाँ पे इन्वर्जन बनता है। इन्वर्जन का मतलब हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब आती है। ठीक है, ये इन्वर्जन हमें यहाँ पे बनाना है। तो लास्ट के बाद तो एज लिख दिया इन्होंने, ये एज गलत हो गया, क्योंकि जो हम ध्यान से देखें तो ये वाली क्लोज पास्ट में, और ये काम इससे पहले हुआ होगा तो ये पास्ट परफेक्ट रहा होगा। तो ये जो एज है ना, इसे हटा के यहाँ पे हैड लिख लीजिए। ठीक है ना, आई हैड स्टेप्ड आउट था तो ये हैड बाहर आएगा यहाँ से, तो एज यहाँ से हट जाएगा और क्या आ जाएगा, यहाँ पे हैड आ जाएगा। तो एज यहाँ से हटा के क्या लिख लीजिए आप, हैड। नेक्स्ट देखते हैं, टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कीप देयर हट बर्निंग। देखिए, पहली बात तो कुछ हमारे कंजक्शन होते हैं जिनसे हम किसका पता लगा लेते हैं, रिजल्ट का। ये दैट कंजक्शन रिजल्ट होता है, रिजल्ट के लिए कहीं ना कहीं बताता है सो के साथ में, सो के साथ में रिजल्ट को बता देता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखने लगूँ, ही इज़ सो वीक, ही इज़ सो वीक। अच्छा, वो इतना वीक है, अब रिजल्ट क्या है, दैट ही कांट वॉक। ये उसका रिजल्ट है वीक होने का, दैट ही कांट वॉक।
और दूसरी बात, ये जो मैंने यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा ना, ये लिखा हुआ मैंने पॉजिटिव डिग्री में। तो इस सेंटेंस में यदि हम ध्यान से देखें तो इतनी हाई हो गई है, उसका रिजल्ट ये है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो अपना चूल्हा नहीं जला पा रहे, मतलब कि खाना पीना उन्हें ठीक से नहीं मिल पा रहा और वो अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे, सीधा सा मतलब ये। तो ये जो सच और ये आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, हायर लिखा हुआ है, तो इसे कुछ नहीं करना। हायर जो कंपैरेटिव डिग्री है इसे तो आप हाई कीजिए, पॉजिटिव डिग्री बनाइए, और जो सच यहाँ पे लिखा हुआ है सो में चेंज कीजिए, सो हाई लिखिए। 7. Reena was trying for admission in the engineering college even though her parents wanted her to take up medicine. वो ट्राई कर रही है एडमिशन की। अब मुझे एक बात बताना, वो जब एडमिशन होगा तो एडमिशन कहाँ पर होगा? इंजीनियरिंग कॉलेज, ये डेस्टिनेशन होगी। अच्छा, डेस्टिनेशन की प्रीपोजिशन अभी बताइए, इन नहीं होती, टू होती है, तो टू लिखिए। यवनिका इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू ड्रामा विच appear in recent times, which appeared in recent times। अच्छा, recent times लिखा हुआ, बिल्कुल हाल ही में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब मेन बात ये प्रेजेंट में बात की ही जा रही है, प्रेजेंट में बात की जा रही है सेंटेंस की। यवनिका इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशन टू द, तो कहीं ना कहीं ये जो क्लोज होगी इसका भी रिलेशन कहीं ना कहीं प्रेजेंट से होगा। तो सीधी सी बात ये है, यदि कोई एक्शन है पास्ट में ख़त्म हुआ है, इफेक्ट उसका प्रेजेंट में आ रहा है, तो उसे पास्ट में नहीं लिख पाएंगे। फिर एक ऐसी वर्ब लिखनी पड़ेगी हमें वहाँ पे जो पास्ट और प्रेजेंट दोनों को रिप्रेजेंट करे, पास्ट और प्रेजेंट दोनों को ही बता दे। यदि कोई एक्शन आपने पास्ट में ख़त्म कर लिया लेकिन प्रेजेंट में कोई ना कोई इफेक्ट उसका है, तो ध्यान रखना एक ऐसी वर्ब लिखेंगे जहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट दोनों को बताएं। दूसरा जो रिसेंटली वर्ड लिखा जाता है ना, ये वही काम करता है। पास्ट में एक्शन ख़त्म तो हो जाते हैं लेकिन इफेक्ट प्रेजेंट में होता है। तो ये जो विच अपीयर लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, ये बनेगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। यवनिका इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट एडिशंस टू ड्रामा विच हैव, अब ये जो एडिशन से प्लूरल नंबर है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? विच हैव अपीयर्ड, विच हैव अपीयर्ड। जो विच लिखा हुआ है एडिशंस के लिए, ये एडिशंस के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। 9. Children visiting the park are amused by the monkeys playing in the cages। ठीक है, जो चिल्ड्रन थे विजिटिंग कर रहे थे पार्क को, उनका मनोरंजन कौन? मंकीज कर रहे थे। अब ये जो प्ले लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है मंकी के लिए, ये जो प्ले लिखा हुआ है मंकी के लिए। अच्छा, ये प्ले कर रहे थे केज में। अच्छा, ये तो प्रोग्रेस है एक्शन में, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्शन गोइंग ऑन इसे डिफाइन कर रहा है मंकी को, तो यहाँ पे प्लेइंग लिखिए, एडजेक्टिव होएगा। देखिए जैसे मैंने कहा आई सॉ हिम प्लेइंग, आई सॉ हिम प्लेइंग, तो इसका मतलब जो मैंने प्लेइंग लिख दिया ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्शन चल रहा है और किसे डिफाइन कर रहा है? हिम को। एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करने का काम, तो प्ले की जगह प्लेइंग आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई एम बेटर एक्वेंटेड विद द कंट्री देन यू। वो इसका कहने का मतलब है कि मैं ज़्यादा देश को जानता हूँ तुम्हारे मुकाबले, यानी तुम्हारी तुलना में। तो देन यू लिखा हुआ है, बेटर लिखा हुआ है, कंपेरेटिव डिग्री है, बिल्कुल सही है। और यू लिखा हुआ सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से, स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, नो एरर। बीइंग ऑक्यूपाइड विद इम्पोर्टेंट मैटर्स ही हैड नो लेजर टू सी अस। बीइंग ऑक्यूपाइड विद इम्पोर्टेंट मैटर्स ही हैड नो लेजर टू सी अस। अगर हम ध्यान से देखें स्टेटमेंट में, सॉरी, तो बीइंग जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल सेंटेंस की शुरू की गई है, ठीक है ना, और ये लिखा किसके लिए गया है? ये लिखा गया है ही के लिए। तो ये भी मैंने आपको बात बताई थी, जब भी कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा हो पार्टिसिपल से, तो दूसरे क्लोज का सब्जेक्ट और इसका सब्जेक्ट दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये कंडीशन हो जाए कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाए, इसका सब्जेक्ट अलग हो जाए, फिर पार्टिसिपल आप नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये पूरा सेंटेंस ही है, बीइंग ऑक्यूपाइड विद इंपॉर्टेंट मैटर्स। कौन ऑक्यूपाइड है, कौन काम में व्यस्त है? ही, तो ही के लिए ये बीइंग यूज़ किया गया है, ठीक है। तो सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं। 12 देखिए, ही वॉज नॉट प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ ए कर्नल टिल फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ हिज रेसिग्नेशन, ठीक है ना। वो प्रोमोटेड नहीं किया गया था कर्नल के रैंक के लिए, उसके लिए एक डेडलाइन होगी, जब तक कुछ टाइम नहीं हो गया होगा उसके रेजिग्नेशन को। तो यहाँ पे तो हमें कंजक्शन चाहिए था, ठीक है ना। टिल तो पॉजिटिव मीनिंग देता है, लेकिन यहाँ पे हमें कौन सा मीनिंग चाहिए था? नेगेटिव मीनिंग चाहिए।
टिल फॉर अ फ्यू मंथ्स ऑफ हिज रेजिग्नेशन। इसका मतलब जब तक उसका रेजिग्नेशन नहीं हुआ। तो वो जो मीनिंग देगा टिल नोट के साथ मिलके वो होगा अनटिल। एक कंजक्शन आएगा यहाँ पे क्या, अनटिल। ये निगेटिव मीनिंग देता है, ठीक है ना। तो एक काम कीजिए, टिल को यहाँ से हटा लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिए आप अनटिल। टिल बताता है हमें टाइम की डेडलाइन को, अनटिल भी बताता है हमें टाइम की डेडलाइन को, लेकिन डिफरेंस इतना है कि अनटिल में नोट इंक्लूड होता है। द मैन इज परपेचुअली हेजिटेटिंग विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट। ठीक है ना, ये उस आदमी की बात करते हैं जो हमेशा हेजिटेटिंग रहते हैं, दो चीज़ों में से ये सोचते हैं कि हमेशा पहले कौन सा करें। वो दोनों में से फाइनली कुछ भी नहीं करते, दोनों में से फाइनली कुछ भी नहीं करते। द मैन, ये जो यहाँ पे आपका विल अल्टीमेटली डू इधर लिखा हुआ, ये है मैन के लिए। ये सारा है इसका डिस्क्रिप्शन जो हु लिखा हुआ है। मेन प्रेडिकेट आपका ये है द मैन के अलावा, ठीक है ना। अब मेन बात ये है द मैन हु परपेचुअली हेजिटेटिंग विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट विल अल्टीमेटली डू, यानी कि वो दोनों में से कुछ भी नहीं करते, दोनों में से कुछ भी नहीं करते। मान लिया दो काम है, हेजिटेटिंग इसलिए तो होते हैं कि दो काम है, हम पहले कौन सा करें, ठीक है ना। तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, यानी दोनों में से एक भी नहीं करेंगे। इधर नहीं आएगा तो क्या आएगा, नेदर आएगा, डू नेदर, दोनों में से कुछ भी नहीं। नेक्स्ट देखिए, नो अदर हिल स्टेशन इज एज ब्यूटिफुल एज दार्जिलिंग विद इट्स स्कैनिक ब्यूटीज। स्कैनिक ब्यूटीज का मतलब समझते हैं ना, जो दिखने में बड़ा अच्छा लगे, ब्यूटीफुल हो, ब्यूटीफुल हो। नो अदर हिल स्टेशन, अच्छा कभी कभी तो ऐसा हो सकता है, इसमें जो मेन एरर है वो तो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम पॉजिटिव डिग्री लिख रहे होते हैं ना, एज या सो एज, तो ऐसा होता है कि ये पॉजिटिव के साथ लिखा जाता है और ये नेगेटिव के साथ स्ट्रक्चर काम करता है। बीच में एडजेक्टिव आपको मिल जाएगा पॉजिटिव डिग्री का लिखा हुआ या कोई भी, ठीक है। अब ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इन्होंने करेक्ट ही दे रखा है, तो हमें ये मान कर चलना है कि ऐसा भी हम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेन बात ये कि जो ब्यूटी होता है ना, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसे आप गिन नहीं सकते, तो आप इसे ब्यूटीज नहीं लिखोगे, आपको लिखना होगा ब्यूटी, आपको इसे ब्यूटी ही लिखना होगा। क्लियर है बात, क्योंकि आंसर अभी यही है इस बुक में तो, कि ब्यूटी ब्यूटी ही लिखा हुआ है, जो कि मैं बिल्कुल मानता हूँ। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि वो जो नो अदर लिखा हुआ है नेगेटिव है, तो वहाँ पे जो पहला एज लिखा हुआ है ब्यूटीफुल से पहले, वहाँ पे सो लिखा हुआ था तो भी करेक्ट होता। चलिए, बीइंग अ वेल नोन फिजिसिस्ट ही वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन लेजर टेक्नोलॉजी। फिजिसिस्ट लिखा हुआ है, जो फिजिक्स से रिलेटेड होते हैं, वेल नोन समझ में आ गया, फेमस। ही वॉज इन्वाइटेड टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन, ये भी सही है, ठीक है ना। इनवाइट किया गया वाई टू डिलीवर, तो इन्फिनेटिव हमने वाई का रिप्लाई लिख दिया। लेक्चर किस पर, किसी पॉइंट पर लिखने बोलने के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, वो भी वहाँ पे करेक्ट है। जो बीइंग शुरू में लिखा हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वो बीइंग लिखा किसके लिए गया, ही के लिए, जो उसमें दूसरी क्लोज में मेंशन है। तो दोनों बिल्कुल सही है, हर तरीके से सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर। 16, द चीफ आइडिया ऑफ एवरी कॉमन टाइप ऑफ ए ट्रेवलर। चीफ का मतलब होता है मेन, मुख्य आइडिया जो होता है हर एक कॉमन व्यक्ति का, जो ट्रैवलर होता है, ट्रैवलर का बता रहे हैं क्या आइडिया है वो, इज टू सी एज मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कुड। ठीक है ना भाई, देखना जितने इंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट हैं और जितना वो देख सकते हैं, दोनों उतना, हर कोई यही चाहता है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड अपनी वस्तुओं को देख सकें, जितना वो पॉसिबल हो सकें, सब यही चाहते हैं जितने भी ट्रैवलर होते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है किससे, एज से, ठीक है ना। टू सी एज मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट एज ही पॉसिबली कुड, जो लिखा हुआ है ना, कुड सी कहना चाह रहा है ये, जितना वो देख सकें उतना। लेकिन एक बात बताएं, कुड तो पास्ट के लिए लिखा जाता है, बात तो प्रेजेंट की हो रही है, तो कुड की जगह कैन लिखें। आप ऐसे समझ, कंपैरिजन में यदि मैं बात करूं, ही डिड वर्क as well as she could do, she could do,
तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ उसने काम को ऐसा किया, उतना अच्छे से अच्छा किया जितना वो कर सकती थी। एक कंपैरिजन एजेस के साथ लेकर, बीच में एक एडजेक्टिव लेकर, एक एडजेक्टिव ना लेकर कोई बात ऐसी होती तो उसे भी हम बीच में ले लेते, और बाद में हमने क्या लिख दिया, शी कुड डू, जो नॉर्मली हम कंपैरिजन में ही पढ़ेंगे कि कंपैरिजन में होता क्या है, कैसे कैसे हम कंपैरिजन करते हैं, हर कंजक्शन के बाद में क्या क्या सीक्वेंसेस हो सकते हैं हमारे। तो फिलहाल यदि आंसर की बात की जाए इस सेंटेंस में, तो सेंटेंस में जो कुड लिखा हुआ है ये पास्ट के लिए दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे कैन आना चाहिए था। ठीक है, ही वॉज हार्ड डाउन फॉर मनी एंड वॉज बींग हेरेस्ड बाय हिज क्रेडिटर। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, पैसा है नहीं उसके पास, तो जब पैसे ही नहीं है, परेशान किया जा रहा है सबके द्वारा, तो हार्ड डाउन नहीं होता, हार्ड अप होता है, इसे ध्यान रखना। ये दो वर्ड हैं, तो हार्ड अप को ध्यान रखें। हार्ड अप का मतलब होता है फाइनेंशियली टाइट, फाइनेंशियली टाइट मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लें, स्क्रीन थोड़ी कम पड़ रही है। और एक वर्ड होता है हार्ड बाय, ये दोनों अच्छे वर्ड हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ हार्ड बाय। हार्ड बाय जो होता है इसका मतलब होता है नियर, द कॉलेज इज हार्ड बाय। नेक्स्ट आ जाइए। इफ वी रियली सेट टू, वी कैन गेट द होल हाउस क्लीन इन एन आफ्टरनून, या नो एरर, डी पार्ट। ठीक है, डी पार्ट वहाँ पे लिखा हुआ है आपका, देखिए। सेट टू का मतलब होता है स्टार्ट, सेट टू का मतलब क्या होता है, स्टार्ट, लिख लेना। जो सेट टू होता है इसका मतलब होता है स्टार्ट। इफ़ लिखा हुआ तो कंडीशन रखी गई है, इफ़ वी रियली सेट टू, यदि हम वास्तव में स्टार्ट करेंगे तो पूरा का पूरा जो हाउस है हम उसे दोपहर में क्या कर लेंगे, अपना साफ कर लेंगे। ठीक है ना, कर सकते हैं हम, उतने में एबल हैं हम। तो ये जो क्लीन के बाद इन एन आफ्टरनून होता है ना, इन एन आफ्टरनून नहीं होता, इन द आफ्टरनून होता है। तो ये जो एन लिखा हुआ है इस एन को यहाँ से रिमूव करें, यहाँ पे लिखें इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट देखिए 19, द मेन रीज़न फॉर हिज फिजिकल सक्सेस इज दैट ही इज़ हार्ड वर्किंग। अच्छा, इस सेंटेंस में ध्यान देना, जो फिजिकल वर्ड लिखा हुआ है ना, फिजिकल का मतलब होता है जो गवर्नमेंट रेवेन्यू टैक्सेस होते हैं उनके लिए, और ऑलमोस्ट पूरा इक्वल तो नहीं, लेकिन फाइनेंशियल भी इसका मतलब होता है। फाइनेंशियल ऑलमोस्ट नहीं होता, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के राजस्व से रिलेटेड होता है। तो मेरा कहने का तो मतलब ये है कि फिजिकल की जगह फाइनेंशियल लिख लिया जाए तो बेटर रहेगा। फाइनेंशियल, फाइनेंशियल ये एडजेक्टिव हो जाएगा डिफाइन करने के लिए सक्सेस को, तो बी पार्ट। सिंस द टू पार्टी ईच वॉन द सेम नंबर ऑफ सीट्स, द माइनॉरिटी पार्टी होल्ड्स द बैलेंस ऑफ पावर। अब मुझे एक बात बताएं, दो काम हुए हैं, द माइनॉरिटी पार्ट्स होल्ड द बैलेंस ऑफ पावर, वाई, क्यों? क्योंकि जो दोनों पार्टियां प्रत्येक के अपनी सेम सीट आई हैं। अभी मैंने आपसे एक बात बताई है, ये जो एक क्लोज लिखी हुई है ये हमारी प्रेजेंट में, ये काम कब हुआ होगा, क्योंकि ये सीटें जीते। कोई एक्शन पास्ट में हो लेकिन इफेक्ट प्रेजेंट में है उसका, तो सीधा से मतलब है कि यहाँ पे वर्ब की एक ऐसी फॉर्म रही होगी जो किसी पास्ट और प्रेजेंट दोनों को रिलेट कर दे। तो सीधा से एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई काम आपने पास्ट में कर दिया लेकिन कोई इफेक्ट प्रेजेंट में उसका दिख रहा है, तो वो जो एक्शन अब हुआ है उसे पास्ट में ना लिखें, उसे प्रेजेंट परफेक्ट में ही मेंशन करें। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है ना, द टू पार्टी ईच हैज़ वॉन, क्योंकि ईच हो जाएगा सिंगुलर, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, हैज़, ईच हैज़ वॉन द सेम नंबर ऑफ सीट्स। इट इज़ एरोगेंट फॉर यू टू एज्यूम यू विल विन एवरी टाइम। इट इज़ एरोगेंट, बात आपकी की जा रही तो आपसे रिलेटेड ही होगा। रिलेशन की प्रीपोजिशन फोर नहीं होती, ऑफ होती है। रिलेटेड टू यू है इसका मतलब, ऑफ लिखो यहाँ पे। इट इज़ एरोगेंट ऑफ यू टू एज्यूम यू विल विन एवरी टाइम। ठीक है, हिंदी वगैरह निकालते रहना। एरोगेंट का मतलब होता है हौटी, अभिमानपूर्ण। वी हैव पेड फॉर आवर ट्रैवल एंड अकोमोडेशन, सो
वी नीड ओनली टू टेक सम पॉकेट मनी विद अस। अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो ओनली वर्ड है ना, ओनली जिस वर्ड को मॉडिफाई करेगा हमेशा उससे पहले लिखा जाएगा, हमेशा उससे पहले ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जो ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो ओनली यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सम पॉकेट मनी। उसने क्या कह दिया, ट्रैवल के लिए, रहने के लिए हमने सब पैसे दे दिया। अब हमें सिर्फ किस पैसे की ज़रूरत है, ओनली सम पॉकेट मनी, सिर्फ पॉकेट मनी। तो ये जो हमने ओनली लिखा हुआ ना, यहाँ पे गलती से पॉकेट मनी से पहले लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देर इज नो एविडेंस टू शो दैट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स आर मोर वल्नरेबल इन इंडिया देन ब्रिटेन और कंपेरिजन किसका हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है सीक्रेट्स का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स आर मोर वल्नरेबल इन इंडिया देन ब्रिटेन। तो सीक्रेट्स का हमेशा कंपैरिजन कैसे करें, कंपैरिजन इक्वल होना चाहिए। मैंने बात आपको बताई थी इन्फिनेटिव का, इन्फिनेटिव से जिरंड का, जिरंड से सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट से। तो प्लूरल का भी प्लूरल से ही होगा, सिंगुलर का सिंगुलर से कर लेंगे, ठीक है ना। वो सब्जेक्ट होगा तो वो उसमें हो जाएगा कॉमन। लेकिन मेन बात देखना, यहाँ पे सीक्रेट्स की तुलना ब्रिटेन से हो रही है, जबकि बात किसकी हो रही है कि ब्रिटेन के जो सीक्रेट्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीक्रेट्स ऑफ ब्रिटेन, ये तो लिखना होगा हमें यहाँ पे। अच्छा, इतनी पूरी बात हम लिखेंगे नहीं, तो इनके लिए प्लूरल वर्ब यूज कर लेंगे हम, क्या, दोज ऑफ, ठीक है, दोज ऑफ ब्रिटेन और द यूएसए। तो जो ब्रिटेन है इससे पहले दोज ऑफ लिख लें, सही हो जाएगा देन के बाद। इट इज शेमफुल दैट हंटिंग इज स्टिल कंसिडर्ड स्पोर्ट बाय सम अनस्क्रूपलस पीपल इन द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। अनस्क्रूपलस होता है डिसऑनेस्ट, ठीक। अच्छा, कंसिडर के बाद लिखा हुआ है हमने स्पोर्ट, ठीक है। स्पोर्ट होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिना आर्टिकल के नहीं लिख पाओगे तो ए आर्टिकल इससे पहले लिखें, कंसिडर्ड अ स्पोर्ट। द वैकेंसी वॉज फिल्ड बाय मिस्टर राव, ठीक है। हु द मैनेजर थॉट वर्दी ऑफ प्रमोशन, मैनेजर ने जिसके बारे में सोचा कि प्रमोशन के योग्य है। तो मेन बात यह है कि यदि आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा हो, यदि आपने रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा हो, तो जो मिस्टर राव है ये एंटीसीडेंट है हु के लिए, एंटीसीडेंट, ठीक है। अब ये हु भी इसी के लिए लिखा हुआ। अच्छा, हु होता है सब्जेक्टिव केस, इसका मतलब ये है कि मिस्टर राव और हु एक हैं तो इसका सब्जेक्टिव केस होगा, नहीं, सब्जेक्टिव केस तो इसका मैनेजर है। तो थॉट किसको किया गया, मिस्टर राव को, इसके बारे में सोचा गया, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट के रूप में हु नहीं आएगा, हुम आएगा। तो सिंपल सी बात है, एंटीसीडेंट जो हमारे लिखे हुए होते हैं उनके लिए लिखा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, वो अगली वाली क्लोज पर डिपेंड करेगा। तो यदि हुम आप लिखना चाह रहे हो तो याद रखना अगली वाली क्लोज में सब्जेक्ट आपको मेंशन किया गया होगा, इसलिए सब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, तो आपने हुम लिख दिया। क्लियर है बात। तो आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होंगी और आज थोड़ी क्लियर हूँ, मैं उम्मीद यही करता हूँ आपसे। तो नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मिलते हैं एक्सरसाइज ई के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।